बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। इसे आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम हो आप तक ये बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, हम एग्रीकल्चर के प्रोग्राम तो अक्सर करते रहते हैं, इसमें लाइव स्टॉक भी है, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, लेकिन आज मैं एक समाजी खिदमत करना चाहता हूँ और वो समाजी खिदमत की बुनियाद उन इत्तिलात पर है जो मेरे दोस्त मुझसे शेयर करते हैं, जो कुछ उनके साथ बीत चुकी होती है। और वो मैं ये चाहता हूँ कि जिनके साथ बीत चुकी है वो बीत चुकी है, कम से कम मेरे जो सुनने वाले दोस्त हैं उनके साथ ये ना बीते और वो इस फ्रॉड में ना फंसे। एक शेर है जो बचपन में मैं सुना करता था और वो शेर था कि होशियार यार जानी ये दश्त है ठगों का, बस एक निगाह छूटी और माल दूसरों का। मैंने अपने दोस्तों के जो जिंदा मौजूद हैं उनके बयानात के मुताबिक मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इस वक्त मार्केट में फ्रॉड के 3-4 मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं और उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर से है। पहला मॉडल ये है कि अखबार में एक इश्तिहार दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि आपकी सिर्फ ज़मीन होनी चाहिए, उस ज़मीन पर हमने लाइव स्टॉक का तमाम काम करना है, शेड भी हमने बनाने हैं, जानवर भी हमने देने हैं, शुतुरमुर्ग भी देने हैं और बाद में हमने उसको ख़रीद भी लेना है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो जानवर रखने के 25,000 रुपया फ़ी जानवर भी हम आपको अदा करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद उनसे फ़र्द मांगी जाती है और उस फ़र्द से हिसाब लगाया जाता है कि ये आदमी अगर अगवा हो जाए तो कितना तावान ये अदा कर सकता है। उस फ़र्ज के मुताबिक उस आदमी को कहा जाता है कि ये आपका फार्म या आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो गई है और फिर एक जगह पर उसको बुलाया जाता है और उस बुलाने के ऊपर फिर उससे बातचीत तय होती है और वो आदमी पैसे देके जान छुड़ाता है। ये पहला मॉडल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के किसी फ्रॉड के अंदर आप अपने आप को ना फंसाएं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां किसी की ज़मीन पर कोई लाइव स्टॉक का शेड बनाए, 5 साल का एग्रीमेंट हो और बाद में पता चले कि तावान अदा करने के बाद वो पार्टी ही गायब हो गई और वो दफ्तर ही नेस्तो नाबूद हो गया। ये पहला है और मैं उन किरदारों की बात कर रहा हूँ जो ज़िंदा किरदार हैं। अब इसका तरीका नेशनल अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए ये बात फैलाई जाती है और उसके नतीजे में वो लोग जो ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में वैल्यू एडिशन हो और हमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और मुफ्त में कोई और आदमी आके इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके नतीजे में हमारी आमदनी में इजाफा हो जाए, ये वो कैटेगरी है जो इस फ्रॉड में फंसती है। सामीन, ये पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई है कि अखबार में इश्तिहार, सोशल मीडिया पर इश्तिहार और कहा यह जाएगा कि हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं, ये मल्टी नेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, आपने सिर्फ जगह देनी है और वो वहाँ पर आदमियों को सिलेक्ट करके उनकी हैसियत की बुनियाद के ऊपर लोगों को वो लालच देकर अपने पास बुलाते हैं एक ऐसी जगह पर जो अननोन हो। दूसरे मॉडल के अंदर वो ऐसे एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के लोगों को ढूंढते हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हो और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन का पता चलाते हैं वो फेसबुक से, लिंक्डइन से या उनके आदमी जो मुख्तलिफ दफातर में काम करते हैं और वहाँ से वो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो उनको टेलीफोन करते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारा एक इतना बड़ा एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है और हमने आपको उसके लिए सिलेक्ट कर लिया है, आप फलानी जगह पर आकर हमसे मिल लें ताकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाए। अब मैं पहले एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तमाम जिंदा हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं सिवाय एक आदमी के जिसका तज़किरा मैं बाद में करूँगा। तो पहली बात मैं एक डीजी साहब की करना चाहता हूँ। उनका कहना यह है, मेरे वक्त ख़राब थे कि मैंने एक टेलीफोन उठा लिया और उस टेलीफोन पर उन लोगों ने मुझे बताया कि हम पूरे पंजाब के अंदर वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर का आगाज़ करना चाहते हैं
और हमने आपकी हिस्ट्री का पता किया है, आपकी सलाहियतों का पता किया है और सारे आदमियों में हमें सिर्फ आप नजर आए हैं। और अगर आप चाहें हमारे साथ काम करना तो आप नारोवाल में आप तशरीफ ले आएं और वहीं से हम आपको अपने दफ्तर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय हो जाए। उनका ये कहना है कि उनकी बातें जो उनके बारे में थी वो इतनी कन्विंसिंग थी कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और वो नारोवाल पहुंच गए। जो ही वो नारोवाल पहुंचे वहां पर 2 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, उनका कहना ये है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे या नहीं थे, लेकिन अच्छे कपड़ों के अंदर, और ये बताते हुए कि हमने रिसेंटली इन लोगों को ज्वाइन किया हुआ है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपके बारे में हम बहुत कुछ सुनते रहे हैं और हम आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं, आइए आपको लेके चलते हैं। तो वो कुछ गलियों में से गुजारते हुए रास्ते में वो ब्रीफिंग करते रहे कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आदमी बहुत पैसों वाला है और बहुत अच्छा इंसान है और आप इनके साथ ज़रूर इस काम में शरीक हों ताकि और लोगों को भी जहां जॉब मिले वहां मुल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो उनका कहना ये था कि मैं बड़ा कन्विंस था और वहां फिर वो हमें एक दफ्तर में ले गए। दफ्तर बहुत अच्छा था, कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन साहब मौजूद नहीं थे। जो साहब वहाँ मौजूद थे उन्होंने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि साहब शायद थोड़ी देर में आए, लिहाजा अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ ताश खेल लेते हैं इस दौरान। तो मैंने बताया कि मैंने तो ज़िंदगी भर ताश नहीं खेले, मैं तो एग्रीकल्चर का आदमी हूँ, मुझे तो ये पता है कि कौन सी फसल किस तरीके से हम अच्छे तरीके से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब ये बात खत्म हुई कि अचानक साहब तशरीफ ले आए। गले में सोने की जंजीर थी, हाथ में तस्बीह थी, उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ इस तरीके से मिलाया कि उनको पता चल गया कि मैं वही आदमी हूँ। मुझे एहसास इस तरीके से हुआ कि ये मुझे पहले ही से जानते थे। अब उन्होंने बताया कि हम पूरे पंजाब के अंदर कुछ वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर, वो क्रॉप्स जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, वो हम मुख्तलिफ फार्म्स बनाना चाहते हैं। और कुछ अरसा पहले हमने काम शुरू किया था, लेकिन वो आदमी निहायत निकम्मा था। अब आपकी मैंने तारीफ सुनी है और मैंने तहकीक भी करवाई है और मुझे यकीन है कि हम इस कारोबार को चला सकते हैं। तो आप हमारे साथ CEO के तौर पर शामिल हो जाएं। लाहौर में आपको एक कोठी लेकर देंगे जो आपने ढूंढनी है। 15 आदमी आपने सिलेक्ट करने हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, और तनख्वाहों का शेड्यूल और उनका स्ट्रक्चर आपने तैयार करना है। और ये ऑफिस ऑर्डर है और ये आपकी तनख्वाह है और ये काम आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। साथ ही उसमें लिखा हुआ था कि 15 लाख रुपए की आपको इजाजत होगी कि चूंकि हमने इस काम को चलाना है और मुख्तलिफ जगहों पर चलाना है, लिहाजा पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो लिहाजा 15 लाख रुपया जो है ये आप एज इम्प्रेस्ड मनी, ये आपको अटारनी दी जाएगी कि जो अकाउंट हमने ज्वाइंट खुलवाना है अपनी कंपनी का, उसमें से आप ये पैसे किसी वक्त भी निकलवा सकते हैं। तो कहते हैं मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि गवर्नमेंट में रह के बेशुमार मैं काम नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे हुए थे। और ये पब्लिक सेक्टर के अंदर चूंकि हाथ खुले होते हैं, तो मैं एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन के ख्वाब की ताबीर देख रहा था। तो लिहाजा मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने लिखी है मुझे कबूल है। और जब मैं उठ के जाने लगा तो उन्होंने इस दौरान बार बार उनको टेलीफोन आ रहे थे, कोई फैसलाबाद से, कोई मुल्तान से, कोई सक्खर से, और वो टेलीफोन ये थे कि जी हम 5 करोड़ आपके कारोबार में लगाना चाहते हैं। और वो आदमी ये जवाब दे रहा था कि बस जी बस, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे जो पैसे प्रोजेक्टेड थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। आइंदा अगर हमने एक्सपेंशन करनी होगी तो आप हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है उस पर अपना नंबर और नाम लिखवा दें तो हम आपको इत्तला कर देंगे, इस वक्त हमें कोई जरूरत नहीं है। तो DG साहब बड़े मुतमईन थे कि ये तो बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने एक ऑफर दी है। अब जब वो सारी बातें करके उठकर जाने लगे, अचानक उनको ओनर जो है उसने कहा कि जनाब जरा बात सुने थोड़ी सी, हम 15 लाख रुपए की आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप किसी वक्त भी हमारे अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से निकाल के कंपनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास गारंटी क्या है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ और बात हो जाए तो हम किसके बाप को बाप कहेंगे। लिहाजा आप ऐसे करें कि आप 15 लाख की गारंटी दें और एक ओपन डेटेड चेक हमें दें, और उसका फायदा हमें ये होगा, हमें सुकून होगा कि अगर खुदा ना खास्ता 15 लाख के अंदर हमें कहीं कोई गड़बड़ नजर आई तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो हम आपसे पूछ सकेंगे। तो ये आप कल तक जमा करवा दें हमारे पास और फिर उसके बाद अपना काम आप शुरू कर दें। उनका कहना यह है कि मेरी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था और मैंने फौरी तौर पर जाकर इधर उधर से पैसे जमा करके उनको चेक फौरी तौर पर मैंने भिजवा दिया। और अगले दिन मैंने देखा कि वो 15 लाख जो थे, जो भी रकम थी, वो उसमें से निकल चुकी थी। अब जब वो निकल चुकी थी तो मैं डायरेक्टर जनरल था, तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि ये बगैर बताए हुए कैसे इसमें से पैसे निकल गए। तो लिहाजा मैं दोबारा नारोवाल पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि ना वहां कोई दफ्तर था, ना वहां कोई आदमी था, बाहर ताला लगा हुआ था। सामीन, ये मैंने सिर्फ एक वाकया बताया है
और आदमी मौजूद है यहाँ पर। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, और दूसरी तरफ मैं इसलिए चलता हूँ कि ये नाम है और मुझे इसलिए इनसे मोहब्बत थी और है कि ये मेरे क्लास फेलो भी थे और 2 साल मेरे रूममेट भी रहे। ये रिटायर्ड फैसलाबाद से हुए और इनको भी इसी किस्म की एक कहानी, एक ऑफर हुई और उसमें ये कहा गया कि ये टनल फार्मिंग जो है, क्योंकि वो हार्टिकल्चर के थे, उन्हें कहा टनल फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और हमने 500 एकड़ ज़मीन जो है हमने ली हुई है, तो हम चाहते हैं कि आपसे बेहतर कोई और आदमी नहीं होगा, आप तशरीफ लाएं और ताकि हम आपसे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लें और उसके बाद आप इसको इंडिपेंडेंटली चलाएं। तो उनका कहना ये है कि मैं अपने बेटे के साथ मैं वहाँ पर गया और वहाँ वो दफ्तर के अंदर वही बड़ा खूबसूरत दफ्तर और कैमरे लगे हुए और वही पहले ऑफर की गई कि आए ताश खेलते हैं, क्योंकि बॉस अभी आया नहीं है। तो जब मैंने बताया कि मैं ताश नहीं खेलता तो पता चला कि थोड़ी देर के बाद बॉस आ गए और बॉस ने सारी बातें की और सारी बातें करने के बाद बॉस बड़ा क्लियर था। उसने कहा कि जी आप ताज़ा रिटायर हुए हैं तो ग्रेच्युटी फंड भी मिला होगा, आपके पास कुछ पैसे भी होंगे, तो आप ऐसे करें कि ये 10 लाख रुपया आप हमें दे दें और आप यहाँ से चले जाएं। अभी वो ये बात हो रही थी कि साथ वाले कमरे से एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ और उसके पूरे जिस्म पर बाजुओं पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी उन्होंने बेटे से बात करवाई और वो बाबा जी जिनके पट्टियां बंधी हुई थी वो टेलीफोन पर कह रहे थे कि पुत्र ये मैनू मार छड्डणगे, जितने पैसे कहंदे ने इन्होंने देते मेरी जान छुड़ा। अब ये पूरा पैगाम था। उस वक्त उन्होंने उनसे चेक लिया और चेक को कैश करवाया और उनको जाने नहीं दिया गया जब तक कि वो चेक कैश नहीं हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सामने बस खड़ी हुई है और पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना, इसलिए कि रास्ते में हमारे आदमी खड़े हैं, उड़ा कर रख देंगे। अब मैं ये 2 मॉडल के अलावा एक तीसरा मॉडल भी है। वो तीसरा मॉडल ये है कि एक हमारे दोस्त हैं, वो बेलर्स बेचने का कारोबार करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। वहीं उनको कॉल मिली कि एक राजा साहब जो हैं आपसे 6 बेलर्स खरीदना चाहते हैं और आप बिल लेकर इस तारीख को इस वक्त आप लाहौर में उस जगह पहुंच जाएं जो दफ्तर उनका है। वो अब बड़े खुश थे कि ये 6 बेलर इकट्ठे बिक रहे हैं और ये अच्छा प्रॉफिट वाली बात है। वो वहाँ वक्त पर दफ्तर पहुंच गए। पता चला कि साहब तो अभी नहीं पहुंचे, अलबत्ता वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और एक रिसेप्शनिस्ट टाइप आदमी जो उस दफ्तर को देख रहा था, एक वो मौजूद था और उसने उनको वेलकम किया। ये 2 आदमी थे और उसने कहा कि जी आप बैठे हैं, बस वो आने वाले ही हैं। और इस दौरान बगैर कहे वो जो तीसरा आदमी वहाँ पहले ही बैठा हुआ था उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा जी कि ये साहब बहुत अच्छा आदमी है और कोई तकरीबन 4-5 साल पहले मेरी पंक्चर लगाने की दुकान है, इनकी गाड़ी मेरे पास आई और मैंने गाड़ी देखकर और आदमी देखकर इनके लिए पानी मंगवाया और मैंने इनके पंक्चर वाला मामला सीधा किया। और जब वो चले गए तो जाने के बाद मैंने देखा कि ये साहब जो आए थे ये अपना बैग भूल गए। मैंने खोलकर देखने की कोशिश की तो पता चला कि ये नोटों से भरा हुआ था और खुशकिस्मती से ऊपर उनका कार्ड लगा हुआ था जिसमें उनका टेलीफोन नंबर भी था। मैंने फौरी तौर पर टेलीफोन किया और ये कोई 20 किलोमीटर गए होंगे कि ये वापस आए और इन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया और मुझे कुछ पैसे भी देने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, हलाल की रोजी खाने वाला आदमी हूँ, मैंने आपकी अमानत आप तक पहुँचा दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। अब इन्होंने मुझे थापी दी और मुझे ये कहा कि जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो तुम मुझे जरूर याद रखना और ये मेरा टेलीफोन नंबर है। और मैं अब अपनी बच्ची की शादी करने लगा हूँ तो मुझे इस वक्त इनका ख्याल आया। जब मैंने इनसे टेलीफोन पर बात की तो इन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इन्होंने वादा फरमाया कि ये 4 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा, लिहाजा मैं आज इसी मकसद के लिए आया हूँ। जो ही उन्होंने कहानी ख़त्म की वो साहब दाखिल हुए और बड़ी खुशी से उस आदमी से भी मिले, हमसे भी मिले और उसे उन्होंने कहा कि हाँ तुमने 4 लाख का बताया था, ये सामने मेरे जो अकाउंटेंट हैं ये आपको दे देंगे, मुझे ज़रूरी तौर पर किसी और मीटिंग में जाना पड़ रहा है। और हाँ, सामने हम लोग बैठे हुए थे यानी बेलर वाले, उनसे पूछा कि भाई ये बेलर की गारंटी क्या होगी और ये हम इसकी डिलीवरी कब होगी, ये बातें उन्होंने हमसे पूछी। और उन्होंने कहा कि मैं कीमतों के अंदर बिलीव नहीं करता, ये सारा डील जो है ये मेरे जो अकाउंटेंट हैं यही करते हैं, आप इनसे बातचीत कर लीजिएगा। और उन्होंने एक चेक निकाला और उस चेक पर साइन किए और अमाउंट नहीं लिखी और ना ही तारीख लिखी और वो चेक जो है उन्होंने अपने अकाउंटेंट के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि इसको भी पैसे दे दें और इनके पैसे भी दे दें और मैं जा रहा हूँ और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, ये कह के वो चले गए। अब जो उनका अकाउंटेंट था उसने कहा कि जी आप ऐसे करें कि इस आदमी के 4 लाख रुपए दे दें और जो आपका बिल है उसमें 10% मेरा भी कर लें जमा
और इस 4 लाख को भी जमा कर लें। मैं इस चेक के ऊपर पैसे लिखकर मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन ये काम आप फौरी तौर पर कर लें, इसके 4 लाख रुपए पहले दे दें ताकि ये अपने घर जाए। ये बेचारा सुबह से इंतजार कर रहा है और जितनी जल्दी आप आएंगे, 4 बजे तक बैंक के खुलने का टाइम है, मैं आपके साथ जाकर ये रकम की अदायगी करवा दूंगा। अब वो 2 आदमी थे, एक को शक पड़ा हुआ था और एक को पक्का यकीन था। तो उसने कहा कि जी हम बाहर जाकर टेलीफोन करते हैं कि कोई आदमी पैसे यहाँ ले आए। बाई चांस बकौल उसके कि हमारे मुकद्दर सही थे कि जिस आदमी से पैसों की उम्मीद थी वो गुजरांवाला गया हुआ था। तो लिहाजा हमने कहा कि जी हम अपनी दुकान पे से जाके पैसे ला कर देते हैं। तो उस आदमी ने ये जवाब दिया कि ये याद रखें 4 बजे बैंक बंद हो जाएंगे, आप 3 बजे से पहले पहुंच जाए। तो लिहाजा हम चले गए और वहां जाकर हमें अंदाजा हुआ कि ये हमारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, बल्कि हमें एक आदमी और मिल गया और उसने कहा कि अब आप 5 बजे जाकर देखें क्या वहाँ वो आदमी मौजूद हैं। तो हमने जब 5 बजे हम वहाँ पर गए तो पता चला कि ना वहाँ आदम था, ना आदम की ज़ात थी, ना वहाँ वो दफ्तर था। लोगों से पूछा तो पता चला कि ये तो कुछ किराए पर कुछ मकान इन्होंने लिया हुआ था और आज इनका आखिरी दिन था। तो ये 3rd मॉडल है लूटने का जो आजकल चल रहा है। अब आखिर में मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक ईमेल आई और ईमेल के ऊपर बाकायदा वो लेटर हेडपैड और उसके ऊपर वेबसाइट और उस पर लिखा हुआ था कि हमें आपका पता चला है और आपने चूंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा काम किया और हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है और वो पूरी दुनिया के अंदर फूड सप्लाई चेन का काम कर रही है और थाईलैंड, दुबई और यूके में हमारे दफातर। हमने आपको अफ्रीका के लिए सिलेक्ट किया है, तो आपको सिलेक्शन के अंदर कोई और चीज माने तो नहीं है, इसलिए कि पूरा प्रोफाइल हमने लिंक्डइन से आपका देख लिया है। अब आप हमारे HR डिपार्टमेंट के तहत आपका बॉस से मिलना जरूरी है। लिहाजा अनकरीब जो डेट आपको मुनासिब लगे, आइदर यूके या दुबई के अंदर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और जितने पैसे आपके आने जाने के टिकट वगैरह लगेंगे वो आपको फौरी तौर पर रीइंबर्स कर दिए जाएंगे। मैंने वो लेटर अपने बेटे को दिखाया और बेटे ने जो वेबसाइट चेक की तो उसका पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि ये फेक वेबसाइट है। अब आप इनको ऐसे लिखें कि आप रिटर्न टिकट मुझे भेज दें और वीज़ा भेज दें तो मैं दुबई आने के लिए तैयार हूँ। तो लिहाजा मैंने ऐसे ही किया। मुझे वहाँ से जवाब मिला कि जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो ही आप पहुंचेंगे आपको सारी रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो मैंने उनको जवाब में ये लिखा कि मैं ऐसे नहीं आ सकता और जब तक आप मुझे रिटर्न टिकट नहीं भेजेंगे और साथ में वैलिड वीज़ा नहीं भेजेंगे। अगले दिन मुझे ईमेल आई कि आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं, इसलिए जिस खातून ने इंटरव्यू यूके में आपसे लेना था वो बाई चांस कराची पहुंच गई हैं, लिहाजा आप कल या परसों बाय एयर आप यहाँ पहुंचे, ये जगह है और यहाँ आकर आपका इंटरव्यू होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये बात खुल चुकी थी कि ये सारा का सारा फ्रॉड है, कि वो पैसों की बजाय यूके से दुबई हुआ, दुबई से कराची हुआ। बाई चांस वो खातून कराची किस तरह पहुंची, ये सब कुछ इस बात के लिए काफी था कि ये सारा एक फ्रॉड है। लिहाजा अब मैंने उसको ईमेल पर ये लिखा कि नाउ यू आर एक्सपोज। अब आप ऐसे करें कि आप खुद लाहौर तशरीफ ले आएं और लाहौर के अंदर मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने से मैं हवालात भी देख चुका हूँ, पुलिस को भी देख चुका हूँ, कचहरी को भी देख चुका हूँ, जेल भी देख चुका हूँ और फिर बाद में मैंने FIA भी देखी है और नैब की भी यात्रा की है। तो बेशुमार दोस्त मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा और उनसे मैं ये कहूँगा कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनकी सिकाई ऐसे करनी है कि इनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरा काम था आपको बताना कि आजकल किस किस किस्म के फ्रॉड चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो इसमें कमेंट्स में बेशुमार ऐसे लोगों की और कहानियां भी दर्ज होगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि किसी लालच में न पड़े और जो भी आपने फैसला करना हो पहले सोच समझ कर करें। जो नोन जगह हैं वहीं पर आप अप्लाई करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।